प्रशासन जाकर पूछेगा कि बताओ शंकराचार्य हो कि नहीं हो। शासन को क्या यह अधिकार है जो मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है वो जाकर पूछे कि बताओ अपनी हैसियत दिखाओ कि तुम शंकराचार्य हो कि नहीं हो। ये प्रशासन पूछेगा। आपकी भाषा अलग है और प्रशासन की भाषा अलग है। हाँ वाह, सवाल तो यही है ना, सवाल यही है ना। एक मिनट, मुझे अपनी बात। शिखा पकड़कर पुलिस प्रशासन उनके साथ अभद्रता करे और आपको ऐसा लग रहा हो कि चित्रा त्रिपाठी सवाल भी नहीं पूछे संगीत रागी से, तो मुझे लग रहा है आप गलत विंडो में आए। रागी जी, क्या है इस पर टेक आपका? सही किया प्रशासन ने? संगीत रागी जी, देखिए, प्रशासन को जिस प्रकार से हाई हैंडेडनेस प्रशासन को दिखाना चाहिए था, वो कम से कम ब्रह्मचारियों के तरफ इस प्रकार से व्यवहार बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन दूसरी बात, शंकराचार्य जी का व्यवहार एक शंकराचार्य की तरह तो कतई नहीं है। शंकराचार्य तो छोड़ दीजिए, एक संत की तरह भी उनका व्यवहार नहीं है। जो संत इस प्रकार की भाषा करे चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, और मैं पहले भी, मैं एक बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, गुवाहाटी एयरपोर्ट पर मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और तब भी मैंने 1.5 साल पहले मैंने कहा था, आप जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं भारत में, जिसमें हिंदू समाज एक प्रकार का आक्रमण झेल रहा है चारों ओर से, क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से और भारत की पॉलिटिकल पार्टियों से, उस समय आप कांग्रेस के शंकराचार्य की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप हिंदुओं के शंकराचार्य बन जाइए। ये मैंने उनसे 1-to-1 बात में कहा था। अभी हाल ही का उनका बयान था संगीत रागी जी, राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की उन्होंने बात कही थी। आप कह रहे कांग्रेस पार्टी का वो समर्थन करते हैं? नहीं, सुनिए, वो कहते जरूर हैं लेकिन करते क्या हैं ये पूरा देश को पता है। पहले भी जो है, मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो शंकराचार्य जो उनका ये है वो भी डिस्प्यूट में है, वो ये हमें नहीं भूलना चाहिए। एक संत का आचरण कैसा होना चाहिए। प्रशासन जाकर पूछेगा कि बताओ शंकराचार्य हो कि नहीं हो। नहीं। जो माँ, एक सेकंड शांत रहिए प्रतीक जी, जब आपकी बारी आए तब बोलेगा। नहीं, संगीत रागी जी मेरी बात सुनिए। प्रशासन को क्या यह अधिकार है जो मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है वो जाकर पूछे कि बताओ अपनी हैसियत दिखाओ कि तुम शंकराचार्य हो कि नहीं हो। ये प्रशासन पूछेगा। नहीं, चित्रा जी आपकी भाषा अलग है और प्रशासन की भाषा अलग है। हाँ वाह, सवाल तो यही है ना, सवाल यही है ना। एक मिनट, मुझे अपनी बात तो कर लेने दीजिए। बोलिए। गुस्से में है इस समय, बहुत गुस्से में है इस समय। सर, अगर छोटे छोटे साधु संतों की शिखा पकड़कर पुलिस प्रशासन उनके साथ अभद्रता करे और आपको ऐसा लग रहा हो कि चित्रा त्रिपाठी सवाल भी नहीं पूछे संगीत रागी से, तो मुझे लग रहा है आप गलत विंडो में आए हुए हैं संगीत रागी जी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर आपने अपनी बात कह दी है। यहाँ पर सुन लीजिए, द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं स्वामी सदानंद महाराज। उन्होंने कहा है प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। ब्राह्मणों को पुलिस ने चोटी पकड़कर घसीटा है, ये शासन का अहंकार है। वो आगे कहते हैं सत्ता हर दिन नहीं रहेगी, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगेगा। ये दूसरे शंकराचार्य हैं संगीत रागी जी। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो कुछ पुलिस प्रशासन ने किया है वो गलत है, लेकिन शंकराचार्य जी का आचरण शंकराचार्य की मर्यादा से बिल्कुल नीचे है। मैं इतनी ही बात कर रहा हूँ। यदि उनको कहा गया कि आप पालकी से उतर जाइए और वहां पर स्नान कर लीजिए, तो संत का क्या आचरण होना चाहिए था? क्या अपने ईगो पर ले लेना चाहिए? संत तो मान और अपमान से परे होता है। संत तो जितने ये ब्रह्मांड है, हम सबके प्रति तो उतने विनम्र भाव से होते हैं। क्या है हमारा? अभी मुक्तेश्वरानंद ने थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने कहा जहां पर भीड़ है मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं कहीं और पालकी लेकर चला जाता हूं। ये भी तो उन्होंने कहा संगीत रागी जी। गंभीर बात पर कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं भी पढ़ता लिखता हूं। जो व्यक्ति अपने पद के लिए कोर्ट में चला जाए वो शंकराचार्य नहीं हो सकता है। बिल्कुल समाज उधर वाले भी तो गए हैं जो शंकराचार्य बनना चाहते हैं। हाँ, दोनों तरफ के लोग गए हैं, दोनों तरफ के लोग गए हैं। और शंकराचार्य, जब राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट जा सकता है संगीत रागी जी, तो शंकराचार्य की पदवी का मुद्दा कोर्ट नहीं जा सकता है। नहीं, ये क्या बात हुई? राम के लिए गए थे, वो अपने लिए गए। अरे संगीत रागी जी, भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को वहां पर बुलाया गया था, उनको जीवित मानकर उनकी बातें कहलाई गई थी कोर्ट में संगीत रागी जी। आप भी पढ़ते लिखते हैं तो हम भी पढ़ते लिखते हैं संगीत रागी जी। आपको जिक्र कर देता हाँ, बाल स्वरूप मानकर, उनको जीवित मानकर कोर्ट में उनकी बातें रखी गई थी।
अगर राम का मामला जा सकता है तो शंकराचार्य का मामला भी जा सकता है। और अभी कोर्ट ने नहीं कहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है, लेकिन प्रशासन की ओर से पूछा जाता है, बताइए शंकराचार्य होने की आप वो दीजिए रात के 12 बजे। तो सिर्फ इतना कहा कि शंकराचार्य की ठीक है, मर्यादा इधर- का क्या वो पालन ठीक है आचार्य अरविंद तिवारी जी। क्या शंकराचार्य के आचार्य अरविंद तिवारी ये कहना चाहूंगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि शंकराचार्य बसीयत के आधार पर नहीं बनते हैं। शंकराचार्य जो बनते हैं, देखिए हमारे जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि बसीयत नहीं, आप आपस में बहस करिए और जिसके पास ज्ञान होगा वही शंकराचार्य बनेगा। ये ज्ञानी है, दोनों चीजें गुरु शिष्य ये परंपरा ज्ञानी और है। वो उस परंपरा बिल्कुल, से गुरु बहुत सारी शिष्य चीजों में- परंपरा और ज्ञान दोनों से शंकराचार्य की शंकराचार्य की जो पद पदवी है वो बसीयत के आधार पर नहीं हो सकती। उनके और आप ज्ञान एक और बात गुरु को शिष्य देखिए परंपरा कि से आप आगे देखिए बढ़ते कि हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपका शंकराचार्य ही करते हैं अपना उत्तराधिकारी। शंकराचार्य का प्रभाव उनकी शास्त्रों से एक बार ज्ञान की के बात हो जाए, अनुसार वरना बैठे रह गुरु जाएंगे। शिष्य प्लीज परंपरा बोलिए के आचार्य अनुसार अरविंद तिवारी जी, उनकी नॉलेज आचार्य के अरविंद तिवारी अनुसार जी ने बोले हैं। शंकराचार्य के द्वारा ही किया जाता मैडम है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि शंकराचार्य की जो पदवी है ये बड़ी महत्वपूर्ण पदवी है। बहुत महत्वपूर्ण और आप पदवी देखिए है। कि हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य थे उन्होंने 4 दिशाओं में 4 शंकराचार्य बनाए, 4 मठ बनाए। 4 नहीं, मठ अरविंद बनाए। तिवारी जी, अब उससे इतिहास में जाने की जरूरत नहीं शंकराचार्य है। का मेरा ये प्रभाव- सवाल है, जब आपने महाकुंभ में उनके लिए शंकराचार्य के लिए जहां पर जगह दी जाती है वहां पर व्यवस्था कर दी, बिल्कुल। कोर्ट वाला मामला तो 2022 का है, बिल्कुल। तो अब आपको क्या जरूरत है ये सवाल पूछने की? बिल्कुल। सिर्फ इसलिए क्योंकि हालांकि ये मैं इसका शंकराचार्य जी की जवाब गलत देता हूं। भाषा है, सभी ये शंकराचार्य जी ने बिल्कुल मिलकर गलत भाषा है। एक ही स्थान उन्होंने पर अगर ध्यान योगी दिया आदित्यनाथ को लेकर इस तरह की भाषा इस्तेमाल की है कभी तो ये गलत भाषा है। जब वो कहते हैं कि जिस योगी को आप एक साधु कहते हैं उसे हम हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं। यहाँ पर विषय ये नहीं है हमेशा कौन शंकराचार्य बना है, नहीं बिल्कुल। यहाँ पर विषय ये है जिनको किसी का खींची गई, जिनको किसी का खींची गई, जिनको लत से मारा गया, शिष्य भी गए। जिनको लातों से मारा गया, क्या आप उसके समर्थन में है? नहीं, क्या? बिल्कुल बिल्कुल हमारे नहीं। बात नहीं, शंकराचार्य कौन है, कौन नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल विषय नहीं, है, मैं पूछा चाहूंगा, जो कोई मैं छोड़ो बिल्कुल लातों से मारा गया, हम भी उसका विरोध करते हैं। कहा कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। भाजपा सबसे बड़ी गैर हिंदू पार्टी है। भाजपा को हिंदुत्व से और सनातन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। भाजपा सनातनियों की नहीं, धनातनियों की पार्टी है। ये धनाढ़े लोग जो जाएंगे कुंभ में उनको तो Z+ सिक्योरिटी देंगे, उनको अलग स्थान देंगे। शंकराचार्य की भूमि छीन ली जाए ये नोटिस देंगे। शंकराचार्य की जगह ये तो अडानी को दे सकते हैं, पूरा वहां का पूरा मंडल कमंडल सब दे सकते हैं अडानी को, कि आप ही संभालो ये धर्म वरम भी जो है, एयरपोर्ट और सब तो संभाल ही लिया आपने। दुर्भाग्य ये है कि नहीं, बिल्कुल ये लोग कर सकते हैं। जैसे DM और CM सब तय कर रहे हैं साहब कौन शंकराचार्य है। अभी हमारे अनंत विजय बड़े भाई हैं हमारे, बता रहे हैं संत कौन है। संत केवल भाजपा में हो सकता है। भाजपा से जो सवाल पूछे वो देशद्रोही होता है। ये बात इन्होंने कही नहीं, मैं ऐड कर देता हूं। भाजपा से जो सवाल युवा मांग ले वो पाकिस्तान चला जाए, और जो भगवाधारी कांग्रेस की तरफ देख भी ले वो बिल्कुल गैर सनातनी है, अधर्मी है वो। अरे ये सब लोग केवल एक काम करना जानते हैं, डिवाइड एंड रूल। भाजपा वाले संतों को भी बांट दिया। 2 दिन से तो टीवी चैनल्स पे एक संत, पहले तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराते थे, मलुक भाई बीच में बैठ जाते थे और एक तरफ वो दाढ़ी वाला मुसलमान बैठा देते थे, एक तरफ संत समाज का आदमी बैठा देते थे। अब ये संतों को भी लड़ाना शुरू कर दिया है, यही धंधा है इनका। अरे चारों शंकराचार्य तब याद नहीं आए जब राम मंदिर का उद्घाटन करने मोदी जी चले गए, तब याद नहीं आए। अच्छा, मतलब योगी जी को आप संत मान रहे हैं ना आलोक जी? योगी जी को संत मान रहे हैं ना? देखिए मेरे लिए भगवाधारी कोई भी है वो संत है, बहुत बढ़िया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये तो संतों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये अपनी डिग्री नहीं दिखानी अपने PM केयर फंड का। अच्छा, जरा आलोक शर्मा को फुल स्क्रीन लाइएगा, जरा आलोक जी को फुल स्क्रीन कागज लाइएगा। मांग रहे हैं। एक मिनट न्यूज 24 की, हाँ ये अब, क्योंकि आलोक जी आपको फुल स्क्रीन मैंने इसलिए लिया कि आपका ये चंदन का टीका भी लोगों को दिखा सकूं। टीका लगा के आए हैं पंडित जी? नहीं, मैं टीका हमेशा लगाता हूं। हमेशा लगाते हैं। और तो फिर एक हिंदू और पक्के हिंदू, सच्चे हिंदू होने के नाते आलोक जी बता दीजिए, अभी मुक्तेश्वरानंद को आप शंकराचार्य मानते हैं या नहीं मानते, नंबर 1। और दूसरा, जब उन्होंने कहा राहुल गांधी हिंदू धर्म से बाहर, आप उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं या उसे नहीं मानते? विरोध करता है। देखिए मैं समझता हूं कि जब 3 शंकराचार्य अपने चौथे मित्र को शंकराचार्य मानते हैं तो मानक गुप्ता की या आलोक शर्मा की क्या हैसियत है कि उसके ऊपर सवाल खड़ा करें। शंकराचार्य हैं, उन्होंने जो भी कहा हम उसको आशीर्वाद रूप लेते हैं। वो राहुल गांधी जी को अगर कोई शिक्षा के रूप में कोई चीज डांट के भी कहते हैं हम उसको भी आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी अनंत विजय भाई ने बताया कि संत को पहचान लीजिए। कानून को जो मानता हो वो संत इनकी नजर में, बीजेपी वालों की में आसाराम संत है सबसे बड़ा, क्योंकि कानून को मानता हो, जेल में रहता है। राम रहीम, उसको 40 बार पैरोल दी, पैरोल से बाहर नहीं जाता वो। तो साथी क्या बोल रहा है? वो संत है इनकी नजरों में। लाला रामदेव संत है इनकी नजरों में। वो जो महिलाओं के कपड़े पहन के वहां से रामलीला ग्राउंड से भागा था वो संत है।
वो आज उपदेश दे रहा है संतों के ऊपर। अच्छा आलोक जी एक तमाम काम करते हैं, एक काम करते हैं इकट्ठे कर दिए इन्होंने। आलोक जी मान लीजिए सपोज हाइपोथेटिकली आप यूपी के सीएम हैं आलोक शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आलोक शर्मा, यानी कांग्रेस सरकार बन गई उत्तर हाँ प्रदेश में। मतलब मान लीजिए कांग्रेस आपकी सरकार चल रही है वहां पे, ऐसे ही धन्यवाद सही। पहले तो सुनिए ना, अरे आलोक जी रुकिए ना, वैसे तो बनने के लिए ऐसे ही सही। ठीक है ऐसे ही अज्यूम कर लीजिए, मान मनु भाई लीजिए का गठबंधन भी है उनके हाँ, साथ। आलोक जी बैठे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद हो गए नाराज, धरने पर बैठ गए, आलोक जी क्या करेंगे बताइए? 4 अधिकारी जो मेन इन्वॉल्व थे उनको चारों को सस्पेंड हाँ। पहले लेटर में, हाँ और मैं खुद वहां जाता और उनसे हाथ जोड़ के कहता प्रभु क्षमा करें, प्रशासन से गलती हुई, आप चलिए स्नान कीजिए, मैं भी स्नान करूंगा हाँ। आप ही के साथ। अच्छा बहुत मेरे बढ़िया। 2 कदम होते। माना कि एक प्रसंग में बता दूं। हाँ विनोद जी कहावत है, संतन को का सीकरी से काम, हाँ आते जाते पन्हैया टूटे और बिसुर गए हरिनाम। तो 2013 हरिनाम भी नहीं लेने दे रहे। आलोक जी एक मिनट, हाँ, विनोद जी, 2013 सनातन इनका धंधा है, 2013 व्यापार का महाकुंभ था और संत नाराज हो गए थे, उन्होंने स्नान करने से मना कर दिया था। सुनील साजन बैठे हुए, इनकी पार्टी सरकार थी, मोहम्मद आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे, महिला के इंचार्ज थे, वो सारे संतों के शिविरों में गए, हाथ जोड़ के माफी मांगी कि साहब एडमिनिस्ट्रेशन से गलती हुई है और आप लोग ऐसा मत करिए वरना इस कुंभ का जो है महत्व खत्म हो जाएगा। ये खुद संतों ने ओके, अब मलूक इसी बात नागर- कही थी। तो ये ऐसा होता रहा है पहले भी। महाराज जी छोटी सी बात और हाँ कह दूं? बोलिए बोलिए आलोक जी बोलिए। हाँ मैं केवल ये कह रहा हूं कि जितने अपशब्द शंकराचार्य जी के लिए, पूजनीय शंकराचार्य जी के लिए यूज हुए हैं, ये केवल शंकराचार्य जी का अपमान नहीं है, ये पूरे सनातन का अपमान है। ये जो टीवी पे बहस करके वो जो एंकरनिया जो भाजपा की जो पक्ष रखती है ना रोज शाम को, उन्होंने जिस तरह के सवाल पूछे हैं शंकराचार्य जी महोदय से, बहुत दुख होता है, आत्मा को पीड़ा होती है। ठीक है कि कल ओके के ओके बच्चे अब जो मलूक हैं, नागर शंकराचार्य जी से क्या क्या पूछ रहे हैं। ठीक है मलूक नागर नहीं आलोक जी देखिए दूसरा ये है ना कि जैसा अनंत विजय कह रहे थे, अगर राजनीतिक बयानबाजी अभी मुक्तेश्वरानंद या कोई भी शंकराचार्य करेंगे तो उनसे राजनीतिक सवाल तो पूछे ही जाएंगे फिर, या तो आप राजनीतिक बयानबाजी मत करिए। नहीं, राजनीतिक सवाल पूछना अलग है और तिरस्कार करना सवालों में अलग है। हाँ ये ठीक है, मानक जी, हमने हाँ, सही कह रहे हैं, मीडिया का- सहमत बिल्कुल सहमत मलूक नागर। आलोक जी आप तो ऐसा लग रहा है कि बस आपको मौका मिल गया बैठे बिठाए, देखिए हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं का दम भरती है वोट मिलने का, और ये हिंदू संत का अपमान हो गया, ये सही है ना कि आपको राजनीति करने का मौका मिल गया आलोक जी इसमें? देखिए हमने कभी नहीं कहा कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। भाजपा सबसे बड़ी गैर हिंदू पार्टी है। भाजपा को हिंदुत्व से और सनातन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। भाजपा सनातनियों की नहीं, धनातनियों की पार्टी है। ये धनाढ़े लोग जो जाएंगे कुंभ में, उनको तो Z+ सिक्योरिटी देंगे, उनको अलग स्थान देंगे। शंकराचार्य की भूमि छीन ली जाए ये नोटिस देंगे। शंकराचार्य की जगह ये तो अडानी को दे सकते हैं, पूरा वहां का पूरा मंडल कमंडल सब दे सकते हैं अडानी को, कि आप ही संभालो ये धर्म वरम भी जो है, एयरपोर्ट और सब तो संभाल ही लिया आपने। दुर्भाग्य ये है कि नहीं, बिल्कुल ये लोग कर सकते हैं, जैसे DM और CM सब तय कर रहे हैं साहब कौन शंकराचार्य है। अभी हमारे अनंत विजय बड़े भाई हैं हमारे, बता रहे हैं संत कौन है। संत केवल भाजपा में हो सकता है, भाजपा से जो सवाल पूछे वो देशद्रोही होता है। ये बात इन्होंने कहीं नहीं, मैं ऐड कर देता हूं, भाजपा से जो सवाल युवा मांग ले वो पाकिस्तान चला जाए, और जो भगवाधारी कांग्रेस की तरफ देख भी ले वो बिल्कुल गैर सनातनी है, अधर्मी है वो। अरे ये सब लोग केवल एक काम करना जानते हैं, डिवाइड एंड रूल। भाजपा वाले संतों को भी बांट दिया। 2 दिन से तो टीवी चैनल्स पे एक संत, पहले तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराते थे, मलूक भाई बीच में बैठ जाते थे और एक तरफ वो दाढ़ी वाला मुसलमान बैठा देते थे, एक तरफ संत समाज का आदमी बैठा देते थे। अब ये संतों को भी लड़ाना शुरू कर दिया है, यही धंधा है इनका। अरे चारों शंकराचार्य तब याद नहीं आए जब राम मंदिर का उद्घाटन करने मोदी जी चले गए, तब याद नहीं आए। अच्छा मतलब योगी जी को आप संत मान रहे हैं ना आलोक जी, योगी जी को संत मान रहे हैं ना? देखिए मेरे लिए भगवाधारी कोई भी है वो संत है, बहुत बढ़िया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये तो संतों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये अपनी डिग्री नहीं दिखानी अपने PM केयर फंड का। अच्छा जरा आलोक शर्मा को फुल स्क्रीन लाइएगा, जरा आलोक जी को फुल स्क्रीन कागज लाइए। मांग रहे हैं। एक मिनट, न्यूज 24 की, हाँ ये अब क्योंकि आलोक जी आपको फुल स्क्रीन मैंने इसलिए लिया कि आपका ये चंदन का टीका भी लोगों को दिखा सकूं। टीका लगा के आए पंडित जी? नहीं, मैं टीका हमेशा लगाता हूं। हमेशा लगाते हैं। और तो फिर एक हिंदू और पक्के हिंदू, सच्चे हिंदू होने के नाते आलोक जी बता दीजिए, अभी मुक्तेश्वरानंद को आप शंकराचार्य मानते हैं नहीं मानते, नंबर 1, और दूसरा जब उन्होंने कहा राहुल गांधी हिंदू धर्म से बाहर, आप उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं या उसे नहीं मानते? विरोध करता है। देखिए मैं समझता हूं कि जब 3 शंकराचार्य अपने चौथे मित्र को शंकराचार्य मानते हैं, तो मानक गुप्ता की, आलोक शर्मा की क्या हैसियत है कि उसके ऊपर सवाल खड़ा करें? शंकराचार्य हैं, उन्होंने जो भी कहा हम उसको आशीर्वाद रूप लेते हैं। वो राहुल गांधी जी को अगर कोई शिक्षा के रूप में कोई चीज डांट के भी कहते हैं, हम उसको भी आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी अनंत विजय भाई ने बताया कि संत को पहचान लीजिए। कानून को जो मानता हो वो संत इनकी नजर में, बीजेपी वालों की में आसाराम संत है सबसे बड़ा, क्योंकि कानून को मानता हो, जेल में रहता है। राम रहीम, उसको 40 बार पैरोल दी, पैरोल से बाहर नहीं जाता वो। तो साथी क्या बोल रहा है? वो संत है इनकी नजरों में।
लाला रामदेव संत है इनकी नजरों में। वो जो महिलाओं के कपड़े पहन के वहां से रामलीला ग्राउंड से भागा था, वो संत है। वो आज उपदेश दे रहा है संतों के ऊपर। अच्छा आलोक जी, एक काम करते हैं, आलोक जी मान लीजिए, सपोज हाइपोथेटिकली आप यूपी के सीएम हैं आलोक शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आलोक शर्मा, यानी कांग्रेस सरकार बन गई। हाँ मतलब मान लीजिए कांग्रेस आपकी सरकार चल रही है वहां पे, ऐसे ही सही। तो सुनिए ना, अरे आलोक जी रुकिए ना, वैसे तो बनने की नहीं, ऐसे ही सही। ठीक है, ऐसे ही अज्यूम कर लीजिए, मान मनु भाई लीजिए का गठबंधन भी है उनके साथ। आलोक जी बैठे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद हो गए नाराज, धरने पर बैठ गए, आलोक जी क्या करेंगे बताइए? 4 अधिकारी जो मेन इन्वॉल्व थे उनको चारों को सस्पेंड पहले लेटर में। और मैं खुद वहां जाता और उनसे हाथ जोड़ के कहता, प्रभु क्षमा करें, प्रशासन से गलती हुई, आप चलिए स्नान कीजिए, मैं भी स्नान करूंगा आप ही के साथ। अच्छा, बहुत मेरे बढ़िया। 2 कदम होते। माना कि एक प्रसंग में बता दूं। हाँ विनोद जी, संतन को का सीकरी से काम, आते जाते पन्हैया टूटे और बिसुर गए हरिनाम। 2013 तो हरिनाम भी नहीं लेने दे रहे। आलोक जी एक मिनट, विनोद जी, 2013 का महाकुंभ था और संत नाराज हो गए थे, उन्होंने स्नान करने से मना कर दिया था। सुनील साजना बैठे हुए, इनकी पार्टी सरकार थी, मोहम्मद आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे, महिला के इंचार्ज थे। वो सारे संतों के शिविरों में गए, हाथ जोड़ के माफी मांगी कि साहब एडमिनिस्ट्रेशन से गलती हुई है और आप लोग ऐसा मत करिए वरना इस कुंभ का जो है महत्व खत्म हो जाएगा। ये खुद संतों ने तो ये ऐसा होता रहा है पहले भी। महाराज जी छोटी सी बात और बोलिए आलोक जी, बोलिए। हाँ मैं केवल ये कह रहा हूं कि जितने अपशब्द शंकराचार्य जी के लिए, पूजनीय शंकराचार्य जी के लिए यूज हुए हैं, ये केवल शंकराचार्य जी का अपमान नहीं है, ये पूरे सनातन का अपमान है। ये जो टीवी पे बहस करके वो जो एंकरनियां जो भाजपा की जो पक्ष रखती है ना रोज शाम को, उन्होंने जिस तरह के सवाल पूछे हैं शंकराचार्य जी महोदय से, बहुत दुख होता है, आत्मा को पीड़ा होती है। ठीक है, कल के ओके, बच्चे अब जो मलूक हैं, नगर शंकराचार्य जी से क्या क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, मलूक नगर नहीं आलोक जी, देखिए दूसरा ये है ना कि जैसा अनंत विजय कह रहे थे, अगर राजनीतिक बयानबाजी अभी मुक्तेश्वरानंद या कोई भी शंकराचार्य करेंगे तो उनसे राजनीतिक सवाल तो पूछे ही जाएंगे फिर, या तो आप राजनीतिक बयानबाजी मत करिए। नहीं, राजनीतिक सवाल पूछना अलग है और तिरस्कार करना सवालों में अलग है। हाँ ये ठीक है, मानक जी हम सही कह रहे हैं, सहमत, बिल्कुल सहमत। मलूक नगर जिस अदालत ने पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल, ट्रांसफर हो गया तत्काल। सामान्य बात मान रहे हैं इसे, ये सामान्य प्रक्रिया है, ऐसे ही होता है। संदीप जी ये अच्छा स्लोगन हो सकता है, लेकिन सरकार के मंशा पर और सरकार की बात को यहां लाना अप्रासंगिक लग रहा है। अच्छा, क्योंकि जो कोर्ट के स्वतंत्र डिसीजन होते हैं, उसकी प्रशासनिक कार्य प्रणाली होती है, उस पर सरकार प्रश्न खड़ा करे या सरकार दबाव बनाए, ये राजनीतिक बयान हो सकते हैं, अपने छोटे स्वार्थों के लिए राजनीतिक दल कह सकते हैं, विपक्ष का ये धर्म। अच्छा, आप इसे बिल्कुल साधारण सी बात मानते हैं कि जिस जज ने पुलिस पर एफआईआर का आदेश दिया उसका ट्रांसफर हो जाता है और उसकी जगह लेने वाले शख्स वही थे जिन्होंने ये सर्वेक्षण का आदेश दिया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोका था? नहीं संदीप जी, जज का ट्रांसफर होना उस केस से क्या लेना देना है भाई? अच्छा, केस से नहीं लेना देना, कोर्ट की प्रशासनिक कार्य प्रणाली है। अब बेहतर तो कोर्ट ही बताएगा कि भाई वो क्यों अपने प्रशासनिक फेरबदल की लिस्ट कब जारी की, उसमें मतलब आप हमें बिल्कुल ही पूरा इतना नादान समझते हैं कि ये दिख नहीं रहा कि हो क्या रहा है। इसमें आपके मन में, पत्रकारिता आपने भी की है प्रोफेसर साहब, सिखाते भी हैं, ये होता है ऐसा, नजरअंदाज कर दिया जाए, इसमें कोई शको शुबा, किसी सवाल की गुंजाइश नहीं दिखती है आपको? संदीप जी इसमें संभावनाएं दिखती हैं, विपक्ष का रोना दिखता है, विपक्ष का कहना दिखता है, लेकिन कोर्ट की, न्यायालय की कार्य प्रणाली को हम मॉनिटरिंग करके कहें कि तुम लिस्ट जारी करते समय हमें बताओ भाई। अच्छा, मतलब ये भी साधारण, मैं ये शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं आज, ये भी साधारण सी बात मानते हैं कि एक जज का फैसला आता है और संभल का पुलिस महकमा, वहां का कप्तान कह देता है हम आपका फैसला नहीं मानते, हम तो हाई कोर्ट जाएंगे, हम एफआईआर करेंगे ही नहीं। देखिए संदीप जी, ऐसे भारत में और भारत की न्याय प्रणाली में हजारों उदाहरण मिलते हैं। अच्छा, ऐसे उदाहरण जहां पर वह फिर से दोबारा कोर्ट की अपील, कोर्ट के निर्णय को अपील करते हैं, जाते हैं, ऊपर की कोर्ट में जाते हैं, उच्च स्तरीय कोर्ट में जाते हैं, और ये स्वतंत्रता है जाने की, लेकिन कौन जा रहा है इसके लिए? कौन एफआईआर दर्ज करने के मामले में भी ये होता रहता है? ये नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि
जिस पर आदेश आता है वह ऊपर की अदालत में अपनी बात रखने जाता है। अब वो क्यों जा रहा है, क्यों गया, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये उसकी अभिव्यक्ति है ना, ये उसकी स्वतंत्रता है ना। हम गदा उसके लिए- लेकर हनुमान बने घूम जाता है पुलिस अधिकारी, बयान की 52 जुम्मे आते हैं, होली एक बार आती है, पदोन्नति होती है, सर्कल ऑफिसर से एएसपी बना दिया जाता है, उसी इलाके में तैनाती रहती है, थोड़ा मुरादाबाद पास में भेज दिया जाता है, और जिस जज ने फैसला दिया था उसी जज को अब सीजेएम बना दिया जाता है, ऑल पावर फॉर कॉज। देखिए संदीप जी, इन दोनों चीजों के दो अधिकारी हैं, ये अलग अलग है, दोनों को आपने मिला दिया। अच्छा, मिला दिया। एक प्रदेश की कानून व्यवस्था से प्रशासनिक, प्रदेश सरकार की सरकार सुरक्षा कवच बनी हुई है क्या? अपने लाडले, अपने दुलारे पुलिस अधिकारियों को बचा रही है सरकार। मुझे लग रहा है संदीप जी, सारे शब्द बड़े चुन चुन के सुंदर सुंदर शब्द स्क्रिप्ट के लिए प्रयोग हो सकते हैं इस आज के इस डिबेट में, लेकिन अभी मैं मेधा रूपम की भी बात लेकर आऊंगा, पर पहले रागिनी नायक एक बात तो ठीक कह रहे हैं सौरभ मालवीय भाई, इसमें सरकार का क्या लेना देना? ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है, ट्रांसफर करना, तबादला करना उनका अधिकार है, कोई सरकार थोड़ा आती है इसमें। संदीप जी, मैं तो दो टूक बात कहूंगी और मैं ये कहकर शुरू करूंगी कि सत्ता के मद में चूर हैं इस वक्त योगी आदित्यनाथ। घमंड, अहंकार, गुरूर जो है वो उनके सर चढ़कर बोल रहा है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को योगी कह रहा है, का दोनों का पतन और दोनों का ह्रास हो रहा है। तो जो जनता आसमान पर वो बिठाती है ना, ये आसमान तू अपनी बुलंदियों पे जो इतना इतराता है, भूल जाता है कि जमी से ही नजर आता है। तो वही जनता बहुत जल्दी राजनीतिक रूप पर जमींदोज भी करती है। आपके मूल प्रश्न पर आती है, आपने बहुत सटीक तरीके से, बहुत बेबाकी से कुछ तथ्य सामने रखे। अब उनको एक बार हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देख लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये महज संयोग है या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के प्रयोग हैं। तो 19 नवंबर 2024 को एक पिटीशन जाती है सिविल जज आदित्य सिंह के कोर्ट में, जो कहती है कि शाही जामा मस्जिद जो संभल की है उसका सर्वे करवाइए। वहां पर पहले मंदिर था, और जैसा आपने कहा जामा मस्जिद कहीं नहीं जानी थी, वहीं रहनी थी, पर आनन फानन में 1.5-2 घंटे के भीतर निर्णय भी सुना दिया जाता है, सर्वे भी शुरू हो जाता है। और इसके ठीक विपरीत अब आप देखिए, एसएसपी संभल के, उनको सीजेएम विभांशु कहते हैं, ऑर्डर देते हैं 156(3) के तहत। 156(3) में अगर कोर्ट ऑर्डर करता है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है, कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। पर वो कृष्ण कुमार बिश्नोई एसएसपी कहते हैं कि मैं तो नहीं करूंगा, 4-5 दिन ऑर्डर पे बैठे रहते हैं और फिर कह देते हैं कि मैं तो जाऊंगा हाईकोर्ट और वहां पर जाकर आपके निर्णय को चुनौती दूंगा। तो ये किसके संरक्षण में हो रहा है? किसकी पुलिस होती है प्रदेश की पुलिस? कौन पीछे से कह रहा है कि जाकर ऐसा करो, कोर्ट की बात मानने की जरूरत नहीं है? और ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। ये इस बात से भी सुनिश्चित होता है संदीप जी कि बार बार आपने देखा कि संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में करना, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार तो कब्जे में है ही, अब न्यायपालिका पर भी दबाव बनाओ कि अगर हमारी बात सुनोगे तो रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा आप गंभीर आरोप लगा रही हैं। एक मिनट रागिनी, एक मिनट रुकिए ना, आपका आरोप गंभीर है, धारा प्रवाह हो जाती है आपके साथ भी, आप रुक नहीं। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद हम इतना अंदाजा लगा पा रहे हैं, इतना हमारी समझ में आ रहा है, ये अर्थ निकाल पा रहे हैं कि बीजेपी को अब तक 2.5 लोग चला रहे थे, अब 2.25 लोग चलाएंगे। ये तो आधे के बराबर भी नहीं है। जो पहले थे 2-3 अध्यक्ष, वो कम से कम कद्दावर लोग थे, उन्हें आधे में तो लेते थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को भी अध्यक्ष बनाते, अध्यक्ष की कोई हैसियत तो भारतीय जनता पार्टी में होती, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष की कोई हैसियत तो होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष को कोई पूछता तो है नहीं। आप जैन जी कर रहे हैं, जैन जी को तो कोई निर्णय लेना नहीं है, 2 बुड्ढों को निर्णय लेना है। भारतीय जनता पार्टी के सारे निर्णय 2 बुड्ढों को लेने हैं। पहली बात तो नितिन नवीन जैन जी में नहीं आते, जैन जी में वो आते हैं जो 1997 भाषा क्या हो गई आपकी, 1997 के बाद पैदा हुए, वो जैन जी में। पहली बात तो ये, नितिन नवीन जैन जी में नहीं आते हैं। दूसरी बात, अगर युवा होना योग्यता है, अभी अजय आलोक जी कह रहे थे योगी आदित्यनाथ की आयु देखिए, किस आयु में वो मुख्यमंत्री बने थे? वो मुख्यमंत्री बने थे 43 साल की आयु में, लगभग 42-43 साल की आयु में। अखिलेश यादव जी तो 38 साल की आयु में मुख्यमंत्री बन गए थे। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पार्टी राजनीति कर रही है, उनके सबके नेता युवा हैं,
चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्या अजय जी? चाहे टीएमसी हो, सबके नेता युवा, अगर युवा होना योग्यता है, दिल पे हाथ रख के भाटी जी युवा बोल तो दें, विपक्षी पार्टियों में दिल पे हाथ रख के भाटी जी बोल दें, अगर अखिलेश मुलायम सिंह के पुत्र नहीं अरे होते बोलने दोगे तो तो बोलना क्या चाहिए। समाजवादी ऐसा पार्टी नहीं में किसी जन्म में मुख्यमंत्री बने होते? बस दिल पे हाथ रख के ऐश्वर्य जी बोलूं क्या मैं? मान लो जी वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आपके शो को जी बताएं। आपके शो को अजय आलोक ने कैप्चर कर लिया है क्या? एंकर अजय आलोक हो गए हैं क्या? अजय आलोक कैप्चर नहीं किया भाटी जी। सो चलेगा इतना आसान नहीं है, टेंशन मत लीजिए। हमें वो आपसे सवाल कर रहे हैं डायरेक्ट। बोलना नहीं दे रहे हैं, नहीं बोल। अच्छा बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ओके। अब गर्दा उड़ेगा भैया। मैं आपके एक सवाल का बहुत ईमानदारी पूर्वक जवाब देता हूं। आपने जो सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी या और जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें व्यक्तिवाद होता है। देखिए, अगर हम राजनीति को थोड़ा समझें, राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र अलग होता है जो बीजेपी कांग्रेस है, क्षेत्रीय दलों का चरित्र हमेशा व्यक्तिवादी ही होता है। यह स्वाभाविक है। क्षेत्रीय दल एक प्रदेश की पार्टी होते हैं जिसमें उस एक व्यक्ति के एक व्यक्ति नेता होता है, उसी के पीछे पार्टी होती है। उस व्यक्ति को अगर हटा दें तो पार्टी बिखर जाएगी। यह सच्चाई है, यह वास्तविकता है। देखा आपने झारखंड में क्या हुआ? चंपेन सोरेन को उन्होंने बना दिया था मुख्यमंत्री, वो बागी हो गए। बिहार में नीतीश कुमार जी ने गलती से बना दिया था मांझी जी को, मांझी जी बागी हो गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये क्षेत्रीय दलों की समस्या होती है। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें एक पार्टी की प्रशंसा के लिए ऐसा नहीं है कि हम राजनीतिक थ्योरी को बदल देंगे, राजनीतिक जो कार्य वो है तरीका है उसे बदल देंगे, प्रणाली को बदल देंगे। भाटी जी, कांग्रेस क्षेत्रीय दल है या राष्ट्रीय दल है? एक बात और बोल दूं बस, कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, इससे ज्यादा बड़ा मजाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी में 1980 में क्यों लोकतंत्र क्यों नहीं? नहीं लोकतंत्र क्यों नहीं? संजीव जी आ रहा हूं। नहीं लोकतंत्र क्यों नहीं अजय आलोक जी? कम से कम बाकी पार्टियों में पार्टी के अंदर तो तय होता है अध्यक्ष कौन बनेगा। हाँ। इनका अध्यक्ष तो नागपुर में जाकर तय होता है, इनकी नीतियां तो नागपुर में तय होती हैं। हाँ। जिस संगठन को हमारे प्रधानमंत्री एनजीओ कह रहे थे, वो एनजीओ तय करता है इनकी नीतियां। ये तो घोर अलोकतांत्रिक पार्टी है। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं आपके यहाँ परिवार का हो तो मजबूरियां हैं। नहीं एक सेकंड, आपकी क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी में मजबूरी होती है ऐश्वर्या जी, समझिए। नहीं आप समझिए, मजबूरी होती है। अगर किसी और को, अगर राजकुमार भाटी को बना दिया तो राजकुमार भाटी बागी बन जाएंगे। अगर संजीव झा को अरविंद केजरीवाल ने बना दिया तो संजीव झा बागी संजीव झा बन जाएंगे। हमारी मजबूरी है। लेकिन यहां बीजेपी खुले डंके की चोट पे बोलती है कि हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो आप बोलते हो एनजीओ चला रहा है, एनजीओ सरकार। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। एनजीओ कम से कम एक परिवार तो नहीं है भाटी जी? प्रधानमंत्री आपकी मजबूरी है, प्रधानमंत्री ने आपकी मजबूरी है एनजीओ, और उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनजीओ कहा, आरएसएस मैं नहीं कह रहा। तो क्या है? कॉर्पोरेशन है आरएसएस? एनजीओ कहा नहीं तो आरएसएस कॉर्पोरेशन है, क्या है आपके हिसाब से? नहीं क्या है? एलएलपी है, क्या है? नहीं एलएलपी है, आरएसएस क्या है आपके हिसाब से? एनजीओ नहीं है तो क्या है आपके हिसाब से? देखो, सच्चाई तो स्वीकार करो। अरे मैं आप ही से तो पूछ रहा हूं भाटी जी, क्या स्वीकार करो। आपने बोला, वही तो कह रहा हूं, गुरुदेव में वही तो कह, आपने कहा कि अगर आपको बना दिया अखिलेश यादव ने तो आप बागी बन जाओगे। चला रहो। पहले जमाने के बागी बीहड़ में रहते थे, आजकल बागी मुख्यमंत्री बन जाते। नहीं आपने यही तो कहा कि क्षेत्रीय दलों में मांझी जी को बनाया उन्होंने, कि चंपई सोरेन जी को बनाया, वो बागी बन गए। तुम्हें शर्म है कुछ? अजय आलोक जी ये बताइए, आपको सच में लगता है कि सिर्फ एक 45 साल के नेता को चुन के आप जेनजी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, या आपको वो काम करना पड़ेगा जो कि अगली पीढ़ी को समझ आता है या फिर अट्रैक्ट करता है? जेनजी को अट्रैक्ट क्यों करेंगे? जेनजी को हम अट्रैक्ट क्यों करेंगे ऐश्वर्या जी? जेनजी तो हमसे अट्रैक्टेड ही है। क्यों नहीं करेंगे? महाराष्ट्र चुनाव देखिए, मुंबई का चुनाव देखिए, भाई अट्रैक्ट क्यों करेंगे? हम ऑलरेडी अट्रैक्टेड है हमसे। ओके। वो प्रधानमंत्री जी की नीतियों पे और भारतीय जनता की नीतियों पे विश्वास कर रहा है। आप ये देखिए, अभी महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव हुए, 25-29 में हमारे हैं। बिहार के चुनाव देखिए 201, हरियाणा देखिए, महाराष्ट्र देखिए, दिल्ली देखिए, जेनजी तो ऑलरेडी अट्रैक्टेड है। भाई एक परिपाटी, आज जो हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं माननीय नितिन नवीन जी, 5 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, संगठन का इतना अनुभव, वो राज्यों में प्रभारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विजय दिलवाई, सिक्किम में पार्टी का खाता खुलवाया, तो संगठन का अनुभव और प्रशासनिक अनुभव दोनों में कोई कमी नहीं है। और एक युवा ऊर्जा से ओतप्रोत एक भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये बाकी दलों की चिंता है ना, किसी के अध्यक्ष 70 साल के, किसी के अध्यक्ष 65 साल के, किसी के अध्यक्ष 56 साल के, भाई उनकी इच्छा कैसे करना है? तुम्हें शर्म है? भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा नवीन सोच रखती है, और आज उसी नवीन सोच के तहत नवीन अध्यक्ष नितिन नवीन बने, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे देश में 14 करोड़ कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। और निश्चित तौर पर नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। देखिए, एक होता है
प्रधानमंत्री की जो नेत्र की सोच है, उनकी नेत्र की दृष्टि क्या देख रही है। अध्यक्ष का काम होता है उस नेत्र की दृष्टि जो प्रधानमंत्री ने देखा है कि आज से 5 साल के बाद, 3 साल के बाद देश और पार्टी को कहां होना चाहिए, अध्यक्ष उसी काम को जमीन पे उतारता है। तो उसके लिए ही इज अ परफेक्ट एग्जीक्यूशनर, कोई डाउट ही नहीं है। चल झूठा। लेकिन आपको भी तो इनोवेट करना पड़ेगा ना। आपको भी तो युवा पीढ़ी का सिर्फ एक नेता नहीं, युवा पीढ़ी की दिक्कतें समझनी पड़ेंगी। युवा पीढ़ी समझना पड़ेगा कि युवा पीढ़ी क्या चाहती है, युवा पीढ़ी किस तरफ अट्रैक्ट होती है, युवा पीढ़ी के क्या मुद्दे हैं, युवा पीढ़ी को किन चीजों से दिक्कत है। हर चीजों पे हिंदू मुसलमान युवा पीढ़ी को नहीं चाहिए। युवा पीढ़ी को बेसिक नेसेसिटीज चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, नौकरी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, महिला सशक्तिकरण चाहिए, सड़कें चाहिए। सही बात है। अजय आलोक जी, सिर्फ एक नितिन नवीन को बना देने से नई सोच नहीं आ जाएगी ना। किसने कहा सिर्फ नितिन नवीन को बनाया? आप जरा हमारे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट निकाल के देखिए। योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? आज से 8 साल पहले योगी जी मात्र 46 साल के थे जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की। देवेंद्र फडणवीस की उम्र क्या थी जब 2014 में बने थे? युवा नेतृत्व को आगे लाना हर फ्रंट पे, चाहे वो संगठन का फ्रंट हो, चाहे वो सरकार का फ्रंट हो, ये बीजेपी की हमेशा से कोशिश रही है, प्रधानमंत्री की सोच रही है। आज तक कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि मैं 1 लाख युवाओं को लाना चाहता हूं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो। और आज उसी के तहत कितने युवा आ रहे हैं, आज राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। हम बाकी पार्टियों को तो हमें भी धन्यवाद देना चाहिए कि सारे ये युवा बीजेपी में नहीं आ रहे हैं, आपके दल में भी जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आह्वान से ही प्रेरित होकर तो जा रहे हैं। तो अगर युवा एक अच्छा युवा, पूर्ण युवा राजनीति की तरफ आकर्षित होता है तो दिक्कत क्या है? अब दूसरी बात आप कहते हैं कि दिक्कत समझनी चाहिए। हमसे ज्यादा जेनजी से कोई मेल करता ही नहीं है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन जितने हम हैं, जितनी हमारी पार्टी है, आप सोचिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ, हमारे कार्यकाल में 49% पड़ा। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन आज सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? युवा। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? नितिन नवीन पे आप बात कर रहे हैं। अगर आप आज नितिन नवीन जी की बात कर रहे हैं तो इससे एक बात तो यह तय होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में 2 अध्यक्ष हैं, एक पूर्णकालिक, दूसरे तात्कालिक। पूर्णकालिक अध्यक्ष तो अमित शाह जी ही रहेंगे, तात्कालिक अध्यक्ष बदलते रहेंगे ताकि उनके नाम पे उनको जो कुछ भी मोदी जी को वो करेंगे और अध्यक्ष का उसमें मोहर। आपको डर लगता है क्या अमित शाह? दूसरी बात, नहीं डर नहीं लगता। डर क्या लगेगा? हम तो अमित शाह डर क्या लगेगा? दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी बड़ी परिवारवाद की बात कर रही है तो उनका भी पोल खुल गया। कौन है नितिन नवीन जी? ये नवीन प्रसाद सिन्हा जी के बेटे हैं। 2006 में नवीन जी की मृत्यु के बाद वो वहां पे उनको टिकट मिला और उसके बाद वो लगातार जीतते रहे। तो परिवारवाद बिल्कुल, परिवारवाद क्या होता है? निराशा और कुंठा में ये लोग इतने घिर गए हैं कि हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष को तमाम तरह के परिवारवाद, इसकी संज्ञा उसकी संज्ञा, अभी रोहित नहीं बताया, उसमें मैं एक एड ऑन फेदर और कर देता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नितिन नवीन 19 साल की उम्र से जुड़े हुए थे। अच्छा, परिवारवाद का सही अर्थ देश और जनता जानती है कि मुख्यमंत्री का पद भी मेरे पास, अध्यक्ष का पद भी मेरे पास, अगर अध्यक्ष किसी और को बनाना है तो हाईकमान भी मैं। ये होता है परिवारवाद। एमपी का बेटा अगर एमएलए बनता है या एमपी बनता है तो परिवारवाद नहीं कहते हैं, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष यही कि गांधी वाड्रा, हाँ, राजीव गांधी वाड्रा जो इनके पुत्र हैं वही बनेंगे। समाजवादी पार्टी में अगला अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री ही बनेंगी अध्यक्षा, ये तय है। अरविंद केजरीवाल के यहां भी अगला अध्यक्ष उनकी बेटी ही बनेगी, तय है। ये है परिवारवाद। लेकिन एक सेकंड, रोहित जी भी पटना से हैं, अजय आलोक भी पटना से हैं। रोहित जी कह रहे हैं कि जब तक नितिन नवीन जी के पिताजी जिंदा थे वो राजनीति में नहीं आए थे, और अजय आलोक कह रहे हैं कि वो 19 साल से राजनीति में, 19 साल की उम्र से राजनीति में है। अब पहले तो ये तय करना है कि इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। राजनीति नहीं करता, ये इनका पाखंड होता है, ये इनके झूठ होते हैं, ये इनका भ्रमजाल होता है। दोनों ने बात आपके शो में बोली है, दोनों ने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या मुख्य राजनीति होती है? दूसरी बात, अजय आलोक ने इस बात पे आपत्ति की कि बूढ़ा किसे कह रहे हो? जो बूढ़े उन्हें बूढ़ा कह रहे हैं। बूढ़ा कोई गाली है? आप कह रहे थे पार्टी युवाओं की हो गई है, मैं ये कह रहा हूं युवा तो नाम के लिए है, पार्टी को तो बूढ़े ही चलाएंगे।